हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, जो आबकारी और परिवहन आरक्षी परीक्षा है, इसके संबंध में हम जो सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन, जिसमें पिछली क्लास में हमने उत्तराखंड में गुफाओं के संबंध में जाना था और उम्मीद है आप लोगों ने बेहतर उसको समझा होगा और आप सभी ने उसको याद कर लिया होगा। ठीक है, समझते हुए याद करो चीजों को, ज्यादा भारी नहीं लगेगा, रटना नहीं है। ठीक है, बार बार उसको रिवाइज करो। किसी भी चीज को यदि आप पढ़ते हो तो रिवीजन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप रिवीजन करते हैं, 2 बार 3 बार, तो धीरे धीरे चीजें आपको खुद याद होने लगती हैं। और जब आप बार बार रिवाइज करके किसी चीज को याद करते हैं तो आप कभी भूलते नहीं है उसको। मतलब भूलते तो हैं, एक समय के बाद तो किसी भी चीज को भूलने लग जाते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको टाइम टू टाइम रिवीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे इस सप्ताह हम जो भी पढ़ेंगे 6 दिन का, आपने संडे को उसको पूरा एक बार फिर से रिवाइज करना है। जो आपको टारगेट दिए हैं सारे, ठीक है, आपको जो होमवर्क दिया है वो सभी चीजें आपको रिवाइज करनी है पर डे। और साथ ही संडे को आपने वीकली रिवीजन भी करना है। उसके पश्चात 2 हफ्ते बाद फिर एक 15 दिन का रिवीजन भी आपको करना है, ताकि जो आपके दिमाग में छोटा छोटा वो बचा हुआ था वो भी पूरा याद होता रहे। ठीक है, कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपने रिवीजन ज्यादा से ज्यादा रखना है। किसी भी चीज का, आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक अध्ययन हमारा चल रहा था, अन्य क्या क्या यहाँ पर खोजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अन्य क्या क्या चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। गुफाएं हमने देखा, देखो हम फैक्ट बेस पढ़ने लेकिन समझते हुए। ठीक है, ज्यादा हम आपको पूरा इतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा नहीं लिखाऊंगा, टू द पॉइंट हम चर्चा करने वाले हैं। अगला देखो, अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है, खोजें। पुरातात्विक तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला था, देखो, ताम्र आकृतियां। ताम्र आकृतियां, ठीक है। दूसरा इसमें आता है, ताम्र आकृतियां के अलावा इसमें आ जाएगा ओखलियां। ठीक है, ओखलियां जिसे कप मार्क्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओखलियां। ठीक है, तीसरा इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समाधि। समाधि। और चौथा इसमें क्या आ जाएगा, समाधि के अलावा इसमें आ जाएगा मृद भांड। ठीक है, मृद भांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन इत्यादि प्राप्त हुए, ये सब चीजें इसमें हम देखेंगे। ताम्र आकृतियां देखो, ये भी 3 जगह से प्राप्त हुई हैं। इसमें एक है अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा देखो बनकोट से प्राप्त हुई हैं, बनकोट। ठीक है, और तीसरी प्राप्त हुई नैनी पातल। नैनी पातल। ठीक है, अल्मोड़ा से कितनी प्राप्त हुई है, एक। कब हुई, 1986 में। इसी तरह से आप लिखोगे, देखो फैक्ट पूरा कवर भी हो रहा है, हमारा नोट्स भी बन रहा है और हमारा मटेरियल भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 1986 में प्राप्त हुई अल्मोड़ा से एक। बनकोट से देखो 1989 में कितनी प्राप्त हुई है, 8। कब हुई, 1989 में। ठीक है, और तीसरे नैनी पातल, यहां से कितनी हुई है, 5। ठीक है, कितनी हुई है, 5 प्राप्त हुई है। कब प्राप्त हुई, 1999 में। ठीक है, तो ताम्र आकृतियां उत्तराखंड में 3 जगह से प्राप्त हुई हैं, जिसमें अल्मोड़ा, बनकोट और नैनी पातल। अल्मोड़ा से एक ताम्र आकृति प्राप्त हुई है, जो कि कब प्राप्त हुई है, 1986 में। दूसरी कहां से प्राप्त हुई है, बनकोट। ठीक है, बनकोट से कितनी प्राप्त हुई है, कुल 8 ताम्र आकृतियां या फिर ताम्र मानव आकृतियां। ठीक है, वो कब प्राप्त हुई, 1989 में। और उसके ठीक 10 साल बाद नैनी पातल से कुल 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो कि 1999 में हुई हैं। ठीक है, आपका देखो ताम्र आकृतियां कंप्लीट हो गया। ओखलियां कहां से प्राप्त हुई हैं, हम सीधा फैक्ट बेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसी तरह इसको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में इसको एकदम इसी तरह से आप इस चित्र को ऐसे सजा लो, ताकि आप कभी इसको भूल ना पाओ। ठीक है, देखो 86, 89, 99, पहले 3 का गैप, फिर 10 का गैप। ठीक है, 1, 8, 5, इस तरह से इसको भी ध्यान रखना है और स्थान भी याद रखना है। और जो इनकी खोज है ना, इनमें मुख्यतः योगदान किसका है, कुमाऊं की लगभग जितनी भी खोजें हैं या जो भी प्राप्तियां कुमाऊं में हुई हैं, उनको खोजने का श्रेय मुख्यतः यशोधर मठपाल को ही जाता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें यशोधर मठपाल ने नहीं खोजी, जैसे लाखोटियार था, हमने बोला था कि एमपी जोशी ने खोजी है। ठीक है, वो चीजें हम लिख रहे हैं। बाकी लेख शेष लगभग जो भी चीजें वो सब किसने खोजी, यशोधर मठपाल जी ने ही खोजी है। जो किसी और ने खोजी है उसमें हम लिख भी रहे हैं। ठीक, तो इसलिए उत्तराखंड का वेद व्यास कैसे बोला जाता है, यशोधर मठपाल जी को। तो बहुत सारी खोजें उन्होंने की हैं। ठीक है, जैसे पेटसाल उन्होंने खोजी थी 1989 में, जो फड़का नौली है वो उन्होंने खोजी थी 1985 में। ठीक है, इसके अलावा देखो ओखलिया में है
सबसे पहले जो ओखलियां प्राप्त हुई चंद्रेश्वर मंदिर से। चंद्रेश्वर मंदिर ये कहां पर पड़ता है? द्वाराहाट। ठीक है, चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट से कितनी खोजी है? 200 ओखलियां। ठीक है, 200 ओखलियां खोजी हैं। ये खोज किसने करी है? ये करी है देखो रिबेट कार्नक ने। ठीक है, रिबेट कार्नक। ठीक है, रिबेट कार्नक ने खोज करी है 200 ओखलियां जो कि 12 समानांतर पंक्तियों में। ठीक है, 12 पंक्तियों में, 12 पंक्तियों में। समानांतर क्या होती हैं? जो एक दूसरे के समान समान चलती हैं लेकिन किसी भी कोने में वो मिलती नहीं है, इस तरह से। तो इस तरह की 12 पंक्तियों में ये 200 ओखलियां खोजी गई हैं। किसने खोजी हैं? रिबेट कार्नक ने, जो कि कहां पर? द्वाराहाट से खोजी है। ठीक है, और चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट में खोज हुई है। तो चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? द्वाराहाट में। ठीक है, यह चंद्रेश्वर मंदिर से ओखलियों की खोज किसने की? रिबेट कार्नक ने। कितनी की है? कुल 200। ठीक है, 12 समानांतर पंक्तियों में। तो ओखलियों में पहला पॉइंट आपका कवर हो गया। अगला है देखो, इसके अलावा कुछ ओखलियां जिनमें 73। ठीक है, ये खोज कब हुई थी? इसमें आप ये भी ध्यान रखना, ये 1877 में हुई थी। ठीक है, 1877 में। ठीक है, 1877 में हुई थी। 73 ओखलियां जो कि अल्मोड़ा से ही है। ठीक है, अल्मोड़ा के नौला जेलंग गांव में। ठीक है, नौला ग्राम में और नौगांव में। ठीक है, नौला गांव, नौगांव, ये सब अल्मोड़ा का है। ठीक है, नौगांव ये वाला, नौगांव और मुनिया की ढाई। ठीक है, मुनिया की ढाई प्लस जोयोग्राम। यहां से किसने खोजी है? यशोधर मठपाल ने। किसने खोजी है? यशोधर मठपाल ने। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा स्थल पुरातात्विक स्थल नहीं है? देखो नौला ग्राम, नौला गांव भी है, नौगांव ये अल्मोड़ा का। ठीक है, मुनिया की ढाई और जोयोग्राम। एक बार क्वेश्चन बना था जोयोग्राम किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो मुनिया की ढाई, जोयोग्राम या नौला ग्राम ये सब कहाँ है? अल्मोड़ा में। इनकी खोज किसने करी है? यशोधर मठपाल ने। तो ये जो ओखलियां प्राप्त हुई हैं 200 ओखलियां, रिबेट कार्नक, ये प्रश्न भी बन चुका है अपने लिए। ठीक है, और 73 ओखलियां। ये ओखलियों की विशेषता क्या है? ये सब हैं महास्म संस्कृति से संबंधित। ठीक है, कैसी संस्कृति? महास्म संस्कृति, महास्म संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, प्लस महापाषाणकालीन है, महापाषाणकालीन। ठीक है, महास्म संस्कृति से संबंधित हैं और महापाषाणकालीन ओखलियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य ओखलियां भी प्राप्त हुई हैं अन्य जगहों से भी, लेकिन मुख्यतः आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो समाधि है, समाधि कहां से प्राप्त हुई? देवीधुरा से। ठीक है, देवीधुरा से प्राप्त हुई। 1956 में इसकी खोज हुई थी और खोज किसने की थी? हेनवुड ने। ठीक है, खोज किसने करी थी? हेनवुड। ठीक है, समाधि प्राप्त कहां से हुई? देवीधुरा से। कब प्राप्त हुई? 1956 में। खोज 1956 में और किसने करी? हेनवुड ने। हेनवुड को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड पुरातत्व का जनक। ठीक है, उत्तराखंड पुरातत्व का जनक। उत्तराखंड पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? हेनवुड को कहा जाता है। ये जो समाधियां हैं ये कहाँ, ये कैसी समाधियां प्राप्त हुई? ये भी कैसी है? महापाषाणकालीन। अब देखो प्रश्न कैसे फंसाता है आपको। कल हमने पढ़ा था मलारी, मलारी में क्या थे? समाधान। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है महास्म संस्कृति से संबंधित समाधान कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मलारी में। या महापाषाणकालीन समाधान कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मलारी में। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या है? महापाषाणकालीन समाधियां, ये प्रश्न बने हैं पहले, इसी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। महापाषाणकालीन समाधियां कहां से प्राप्त हुई हैं? देवीधुरा से। खोज कब हुई? 1956 में। किसने की? हेनवुड ने की। और हेनवुड को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, महापाषाणकालीन ओखलियां कहां से प्राप्त हुई हैं? चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा देखो रामगंगा घाटी में पड़ते हैं नौला गांव, नौगांव, मुनिया की ढाई और जोयोग्राम। ये सब कहाँ पड़ते हैं? रामगंगा घाटी में पड़ते हैं। यहाँ से 73 ओखलियां यशोधर मठपाल ने खोजी हैं। ठीक है, ये भी कैसी है? महापाषाणकालीन है और महास्म संस्कृति से
संबंधित हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। देखो ताम्र आकृतियां 3 जगह से प्राप्त हुई है मुख्यतः, ओखलियां 2 जगह से, ठीक है, 2 जगह यहाँ पर हमने बांट देखो ये मुख्यतः रामगंगा घाटी है, लेकिन इसके अंतर्गत नौगांव, मुनिया की ढाई और जोयोग्राम, ठीक है, यशोधर मठपाल ने खोजी। समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई? देवीधुरा से, ठीक है। देवीधुरा क्यों प्रसिद्ध है? वहां पर मेला लगता है, तो इसलिए देवीधुरा अति प्रसिद्ध है, ठीक है। ये प्रश्न भी पहले बन चुका है। देवीधुरा से 1956 में खोज किसने की है? हेनवुड ने। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि उत्तराखंड में पुरातात्विक उपकरणों, ठीक है, या फिर पुरातात्विक जो साक्ष्य है उसकी खोज में पहली खोज कौन सी खोज है? ये है देवीधुरा की खोज। और जो गुफाएं थी, ठीक है, चिलाश्रय जो चित्रकला की खोज थी वो कौन सी थी? लखोटियार थी। ये चित्रकला नहीं है, ये समाधियां हैं, ठीक है, इसलिए हमने उसको वहां पर पहली खोज बोला था। ये ओवरऑल अगर ये खोज देखा जाएगा तो कौन सी हो जाएगी? ये समाधियां, जो कि कहाँ खोजी गई हैं? देवीधुरा में 1956 में, और किस 1856 है, ठीक है। इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा 1856, ठीक है, 1856 से 1956 से नहीं होगा। तो समाधियां जो कि देवीधुरा में 1856 में खोज हुए, किसने की है? हेनवुड ने। उत्तराखंड पुरातत्व का जनक इनको कहा जाता है। महापाषाण कालीन खोज है, ठीक है, महापाषाण कालीन समाधियां पाई गई हैं। इसके अलावा आप देखो मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए? मुख्यतः बहदराबाद से, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में पड़ता है। खोज कब हुई? 1951 में हुई थी खोज, और उसके पश्चात यहाँ पर खुदाई करी थी 1953 में, खुदाई हुई थी, ठीक है। और खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है, खुदाई किसने करी थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। तो मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए? बहदराबाद से मुख्यतः, ठीक है। गौरिक मृद भांड मतलब गेरुए रंग के गौरिक मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहदराबाद, हरिद्वार से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। खोज हुई थी 1951 में, और 1953 में खुदाई का कार्य किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। तो ये हो गया उत्तराखंड का इतिहास में अन्य महत्वपूर्ण खोज हैं, जो यहाँ से चीजें प्राप्त हुई हैं, जिससे हमने उत्तराखंड के इतिहास को थोड़ा बहुत जाना है, उसको जो इतिहासकार उन्होंने लिखने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें उत्तराखंड से प्राप्त हुई हैं, जिसमें हमने कल कुछ गुफाएं देखी थी, जहां पर अल्मोड़ा में हमने 5 गुफाएं पढ़ी थी, ठीक है, मुख्यतः लखोटिया, उसके अलावा पेटसाल, फलसीमा, लुईथाप और फड़कानौली, 5 गुफाएं हमने वहां पढ़ी थी, ठीक है। साथ ही हमने 3 पुरातात्विक स्थल चमोली में पढ़े थे, जिसमें ग्वारिखा गुफा, केमनी गांव और मलारी, और एक पढ़ा था हमने हुडली, ठीक है। ये प्राचीन स्थल हैं जहां से हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और ये कुछ अन्य प्राचीन स्थल हैं जहां से हमें कुछ अन्य चीजें भी प्राप्त हुई हैं, शिलाश्रयों के अलावा, ठीक है, समाधानों के अलावा अन्य चीजें जो प्राप्त हुई हैं, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन, ठीक है। ऐतिहासिक अध्ययन में हम सबसे पहले देखेंगे जो साहित्य है, पूरा साहित्य है, उसमें उत्तराखंड के लिए क्या क्या नाम प्रयुक्त हुआ है। तो विभिन्न साहित्य है जिसमें उत्तराखंड को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। तो ये जो सब हम नाम पढ़ेंगे, ये उत्तराखंड के प्राचीन नाम भी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, भविष्य में यदि ऐसा कोई प्रश्न बनता है, ठीक है, जो भी हम अभी साहित्य में नाम लिखेंगे, वो प्रश्न यदि बनता है तो आपने समझ जाना कि ये उत्तराखंड का ही नाम है। तो इसमें मुख्यतः आपको क्या मिलेगा? साहित्य, साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहला जो साक्ष्य आता है वो आता है ऋग्वेद। इसको भी हम बांट लेंगे, बांट के पढ़ोगे तो बेहतर समझोगे, ठीक है। सबसे पहला इसमें आ जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है? अन्य धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, अन्य धार्मिक ग्रंथ, जिसमें जैसे पुराण है, ठीक है, पुराण है या फिर अन्य वेद है ऋग्वेद के अलावा, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? धार्मिक ग्रंथ में, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ठीक है। ये भी ऐतरेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का, ठीक है। फिर अगला आता है इसमें, देखो ये आता है, देखो इसमें पुराण, ठीक है, स्कंद पुराण में क्या बोला गया है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, ठीक है। इन 5 चीजों को हम इसमें देखने वाले हैं। आपका जो होमवर्क है, देखो आपने इसको परीक्षावाणी से मैच करना है, और परीक्षावाणी में इसके अतिरिक्त आपको जो फैक्ट मिलेगा आपने वो भी नोट कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षावाणी आप साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। जहां पर परीक्षावाणी नहीं होगी वहां पर आप बीएस नेगी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। जहां पर परीक्षावाणी जो चीज आपको मिल रही है उसमें, तो
उसको आप साथ लेकर चलिए। और जो परीक्षावाणी जो कहते हैं परीक्षावाणी से सवाल नहीं आएगा, 31 दिसंबर पेपर सामने आ रहा है, आपके सामने में लाएंगे, देखते हैं परीक्षावाणी से कितने सवाल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया इसको देवभूमि। देखो देवभूमि नाम कहां से आया? ऋग्वेद से, ठीक है। और इसको कहा गया है मनीषियों की भूमि, ठीक है, मनीषियों की यानी कि तपस्वियों की भूमि, ठीक है। ये इसका नाम किसमें है? ऋग्वेद में है। अन्य धार्मिक ग्रंथ में इसको क्या कहा गया? देखो पूर्ण भूमि, पूर्ण या फिर पुण्य भूमि, ठीक है, पुण्य भूमि। इसके अलावा इसको क्या कहा गया है? ऋषि भूमि और पवित्र क्षेत्र, ठीक है, ऋषि भूमि, ऋषियों की भूमि, ठीक है। और क्या कहा गया? पवित्र क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको क्या कहा गया? उत्तर कुरु। कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? उत्तर कुरु इसको कहा गया है। पुराणों में देखो, पुराणों में मुख्यतः जो आता है स्कंद पुराण, ठीक है। पुराणों में कौन आता है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में इसको क्या कहा गया है? खसदेश, ठीक है, खसदेश, उत्तरखंड, उत्तरखंड। और क्या कहा गया इसको? ब्रह्मपुर, ठीक है, ब्रह्मपुर। और जो बौद्ध साहित्य इसमें क्या कहा गया? हिमवंत, ठीक है, हिमवंत इसको कहा गया है, जो कि किस भाषा में? पाली भाषा में। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत नाम प्रयुक्त किया गया, यह किस भाषा में है? पाली भाषा में, ठीक है। पुराणों में मुख्यतः स्कंद पुराण में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है, और किस नाम से मिलता है? खसदेश या फिर उत्तरखंड या फिर ब्रह्मपुर के नाम से मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड का जो उल्लेख मिलता है किस नाम से मिलता है? उत्तर कुरु नाम से मिलता है। जो अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, ऋग्वेद के अलावा जो वैदिक कालीन अन्य रचनाएं हैं उनमें पुण्य भूमि या फिर पूर्ण भूमि या फिर ऋषि भूमि या फिर पवित्र क्षेत्र, ठीक है, ये इसका वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद में क्या मिलता है? देवभूमि या फिर मनीषियों की भूमि, ठीक है। ये हो गया आपका जो वर्णन मिल रहा है। इसमें देखो महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है इसके अलावा, लेकिन मुख्यतः जो फोकस रहता है स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंडों का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें हिमालय को स्कंद पुराण में 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं? एक है नेपाल खंड, ठीक है, नेपाल खंड है। एक है देखो मानस खंड, तीसरा है केदार खंड, ठीक है, चौथा है जालंधर खंड, ठीक है, जालंधर खंड है। और पांचवा कौन सा है? कश्मीर खंड, ठीक है। स्कंद पुराण में हिमालय को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें नेपाल खंड है, मानस खंड है, केदार खंड है, जालंधर खंड है और फिर कश्मीर खंड है। इसमें जो मानस खंड और नेपाल केदार खंड है, मानस खंड और केदार खंड, ये इसके जो संयुक्त रूप को क्या कहा गया है? उत्तरखंड, ठीक है। मानस खंड और केदार खंड का संयुक्त रूप क्या कहा गया है इसमें? उत्तरखंड, या फिर जो वर्तमान उत्तराखंड है इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। मानस खंड किस एरिया को कहा गया है? कुमाऊं को। जो कुमाऊं, वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र है, इसको मानस खंड कहा गया है। और जो वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र है इसको केदार खंड कहा गया, ठीक है। देखो अभी आपने याद कैसे कहा रखना है? केदारनाथ मंदिर कहाँ है? गढ़वाल में। तो गढ़वाल का क्या हो गया? केदार खंड, ठीक है। मानस खंड के लिए देखो मानस मंदिर माला मिशन कहाँ पर चल रहा है? जैसे गढ़वाल में 4 धाम यात्रा चलती है, इसी तर्ज पर कुमाऊं में जो मानस खंड मंदिर माला मिशन चल रहा है, कुमाऊं में चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मानस खंड, ये हो गया केदार खंड, ठीक है। इनकी जो सीमाएं बताई गई हैं, ये देखो जो नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत से, ठीक है, काली नदी तक का इसकी सीमा बताई गई है। और जो गढ़वाल खंड है ब्रह्मपुर यानी कि हरिद्वार से, ठीक है, ब्रह्मपुर या फिर मायाद्वार, ठीक है, मायाद्वार, इसको हरिद्वार को ही बोला जाता है, ठीक है। मायाद्वार से कहां तक बताई गई है? नंदा देवी पर्वत तक का, ठीक है। सीमाएं नहीं पूछेगा आपसे कभी, लेकिन ध्यान रखिएगा केदार खंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गढ़वाल के लिए। और मानस खंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कुमाऊं के लिए, ठीक है। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में बांटा गया, जिसमें नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड। इसमें से जो 2 खंड है, एक मानस खंड और केदार खंड, इन 2 भागों का जो
वर्णन मिलता है किस रूप में मिलता है? उत्तरखंड के रूप में, ठीक है। उत्तरखंड या फिर खस देश। खस देश क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर खस प्रजाति रहती थी, ठीक है। या फिर ब्रह्मपुर, हरिद्वार का प्राचीन नाम भी ब्रह्मपुर था, ठीक है। उत्तराखंड को पुराणों में यानी कि स्कंद पुराण में किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मपुर या फिर उत्तराखंड या फिर खस देश के नाम से। यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो, ऋग्वेद देवभूमि या फिर मनीषियों की भूमि, ठीक है। अन्य धार्मिक ग्रंथों में पुण्य भूमि। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि धार्मिक ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से जाना गया है? किस नाम से? या तो पुण्य भूमि या फिर ऋषि भूमि या फिर पवित्र क्षेत्र। स्पेशली ऋग्वेद लिखेगा तो देवभूमि या फिर मनीषियों की भूमि, ठीक है। यदि लिखता है ऐत्रेय ब्राह्मण, सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है नाम के रूप में, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु। बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में क्या लिखा है? हिमवंत। और पुराणों में क्या लिखा है? स्कंद पुराण में मुख्यतः खसदेश, उत्तराखंड या फिर ब्रह्मपुर, ठीक है। ब्रह्मपुर में जो स्कंद पुराण है इसमें उत्तराखंड जो हिमालय है, ठीक है, उत्तराखंड नहीं, हिमालय जो है, हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है, नेपाल खंड, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड, ठीक है। इसमें मानस खंड कौन सा हो जाएगा? कुमाऊं वाला एरिया। और केदार खंड कौन सा हो जाएगा? गढ़वाल वाला एरिया। अब यहाँ पर कौन देवी देवता थे, राजा महाराजा थे, वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसलिए हम उसको पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं रखनी चाहिए। सीधा हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। देखो, अगला पॉइंट है केदार खंड जो है, ठीक है। केदार खंड यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। केदार खंड में देवप्रयाग की, अब देवप्रयाग मैंने बोला आपको पता होना चाहिए गंगा नदी कहां से बनी? देवप्रयाग से बनी। देवप्रयाग किस जिले में पड़ता है? टिहरी में आता है, ठीक है। किन दो नदियों के संगम पर है? भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, ठीक है। भागीरथी वहां पर सास के रूप में आती है, अलकनंदा वहां पर बहू के रूप में आती है। चारों फैक्ट आपके हो गए। केदार खंड में देवप्रयाग की 1000 से अधिक श्लोकों में, ठीक है, 1000 से अधिक श्लोकों में प्रशंसा की गई है, ठीक है। प्रशंसा की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रशंसा की गई है और इसे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है आप लोग। और इसे यानी कि देवप्रयाग को, ठीक है, क्या कहा गया है? समस्त तीर्थों का शिरोमणि। समस्त तीर्थों का शिरोमणि। अभी हाल ही में किसी परीक्षा में प्रश्न बना था, ठीक है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि, ये अभी हाल ही में किसी परीक्षा में प्रश्न बन चुका है कि केदार खंड में किस स्थल को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न पहले बन चुका है, अभी हाल ही में बना है समस्त तीर्थों का शिरोमणि, या फिर क्या 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 कहा गया है? समग्र पापों का विनाशक। समग्र पापों का विनाशक इसको कहा गया, ठीक है। विनाशक किसको कहा गया? देवप्रयाग को। समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक किसको कहा गया है? देवप्रयाग को कहा गया, जो कि किसमें कहा गया? केदार खंड में, यानी कि स्कंद पुराण में। अब जरूरी थोड़ा ना आपको केदार खंड ही बोलेगा, हमने बोला स्कंद पुराण में 5 खंड दिए हैं हिमालय के, जिसमें केदार खंड और मानस खंड का संबंध उत्तराखंड से है। अब केदार खंड में जो चीज बोली गई, इसका मतलब वो चीज स्कंद पुराण में भी बोली गई है, ठीक है। स्कंद पुराण में जो चीज बोली गई है, मतलब केदार खंड में जो चीज बोली जाएगी वो स्कंद पुराण का ही हिस्सा रहेगी। तो स्कंद पुराण के केदार खंड में देवप्रयाग की 1000 से अधिक श्लोकों में प्रशंसा की गई है और इसे समस्त तीर्थों का शिरोमणि, ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है। और समग्र पापों का विनाशक इसको कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये साहित्यिक साक्ष्य है, ये निचोड़ है पूरा साहित्यिक साक्ष्य का, ठीक है। साथ ही देखो, महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, महाभारत के वन पर्वों में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का, ठीक है। और यहाँ पर जो कुड़िंद विषय का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। कुड़िंद विषय, विषय मतलब जिला तत्कालीन, उसका उल्लेख भी महाभारत में मिलता है, ठीक है। तो ये साहित्यिक स्रोत हो गया। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के आदि निवासी, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के आदि निवासी, यानी कि उत्तराखंड में सबसे पहले कौन थे जो रहते थे यहाँ पर, ठीक है। कौन से वो लोग थे जो यहाँ पर रहते थे, यही इसका मतलब है। तो उत्तराखंड की जो सर्वाधिक पुरा प्रजातियां हैं, इसमें हम 3, वैसे तो 4 हैं। देखो, इसमें एक सबसे पहले आ जाएगी कोल, फिर आ जाएगी किरात,
किरात के पश्चात आएगी खस, खस के पश्चात आएगी भोटांतिक, ठीक है। लेकिन भोटांतिक क्या है, भोटिया का ही हिस्सा है, तो इसलिए हम उसको जनजाति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल तीनों की चर्चा करेंगे, कोल, किरात और खस, ठीक है। इस क्लास में हम केवल 3 चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कोल की, ठीक है, कोल की चर्चा करेंगे, फिर हम करेंगे देखो किरात, और फिर हम करेंगे खस, ठीक है। आपका यदि कोई भी डाउट रहता है, आप लोग देखो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट आप कर सकते हैं। तो जब भी किसी क्लास में आपके सारे डाउट में क्लियर कर दिया करूंगा, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज्यादा गलतियां ना हो, फिर भी क्लास लंबी है तो कभी कभी समझाने में उच्चारण गलत हो सकता है। जैसे अभी 1956 का 1856 का 1956 हो गया था, तो कभी कभी उच्चारण ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसे क्लास में भागीरथी को मैंने 110 किलोमीटर बता दिया था, जबकि वो भिलंगना के, लेकिन लिखा सही था। आप लिखने पर भी ध्यान दीजिए, साथ ही साथ उच्चारण पर भी, दोनों चीजों पर, ठीक है। दोनों चीजें आपने देखनी है, क्योंकि क्लास लंबी है, रिकॉर्ड करनी है अकेले, तो कभी कभी गलतियां इसमें होने की संभावना है। लेकिन यदि कहीं पर होती भी है तो आप लोग उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको कमेंट में सुधार दूंगा या फिर अगली क्लास में उसको मैं सुधार दूंगा। अब देखते हैं देखो कोल के बारे में। कोल क्या है, उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति है, सर्वाधिक प्राचीन आदि निवासी यहाँ के, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन निवासी, आदि और प्राचीन एक हो गया, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन निवासी कौन है उत्तराखंड के, कोल। तो क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति कौन सी है, कोल। उत्तराखंड में निवास करने वाले सबसे पहली जाति कौन सी है, कोल। उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति है कौन सी है, वो भी कोल है। तो तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो कोल क्या है, उत्तराखंड में रहने वाली सबसे पहली मानव प्रजाति। उत्तराखंड में रहने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन है, कोल है, ठीक है। इस बात को किसने बोला है, शिव प्रसाद डबराल जी ने, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, मतलब अन्य भी हैं लेकिन शिव प्रसाद डबराल इनका नाम भी आता है, ठीक है, कई बार। शिव प्रसाद डबराल एवं अन्य इतिहासकारों के अनुसार उत्तराखंड की जो सर्वाधिक पुरा प्रजाति है कौन सी है, कोल है। लेकिन एक है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कौन है, उत्तराखंड के आदि निवासी किरात हैं, ठीक है, किरात। किसके अनुसार है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। तो एक बार ये प्रश्न बन गया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति कौन है, किरात। लेकिन अन्य इतिहासकारों ने किसको माना है, कोलों को उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति माना है, ठीक है। अब देखो कोल, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति कोल। साहित्यिक स्रोतों में इन्हें क्या कहा गया है, मुंड या सबर। साहित्यिक जो स्रोत हैं, ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में इनका नाम किसमें मिलता है, जो साहित्यिक चीजें मिलती हैं उनमें इनका नाम क्या मिलता है, मुंड या फिर सबर, ठीक है। मुंड या सबर नाम से इनको उसमें संबोधित किया गया, ठीक है। ये कैसे थे, अनार्य थे। अनार्य मतलब जो आर्य सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, उनके विपरीत, उनके बिल्कुल विपरीत थे। जैसे आर्य दिखते थे, ठीक है, आर्य यदि सुंदर थे तो ये कुरूप और भद्दे थे, ठीक है। मतलब उनकी बिल्कुल विपरीत पर्सनैलिटी थी इनकी, ठीक है। उनके बिल्कुल विपरीत ही दिखते थे, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, अनार्य कहा गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में निवास करने वाली वह प्रजाति कौन सी है जो अनार्य के समान थी, ठीक है, अनार्य थी या फिर आर्यों के विपरीत थी, ठीक है। तो पूरी इनकी जो रहन सहन और वेशभूषा, ठीक है, शकल इत्यादि और कद काठी सब क्या थी, आर्यों के विपरीत थी एकदम, इसलिए इनको क्या कहा गया है, अनार्य कहा गया है। अगला देखो, इनके जो सामाजिक जीवन था, ठीक है, सामाजिक जीवन में इनमें कुमार कुमारी गृह प्रथा प्रचलित थी। कुमार कुमारी गृह प्रथा, ये प्रश्न बनता है कई बार, ठीक है। कुमार कुमारी गृह प्रथा किसमें प्रचलित है, कोलों में। कुमार कुमारी गृह क्या थी, मतलब जो इनके युवा थे और युवतियां थी, मतलब जो युवक थे और युवतियां थी, वो जैसे भोटियाओं में एक प्रथा प्रचलित है रड़बड़ नियम की, ठीक है। तो उसी के समान ये प्रथा थी, भोटियाओं की जो रड़बड़ नियम प्रथा है उसी के समान। तो युवा गृह का आयोजन होता था, वहां पर युवक युवतियां जाते थे और अपने लिए अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपने जीवन साथी का चयन वो
कर सकते थे। तो कुमार कुमारी ग्रह प्रथा किससे संबंधित है? कोलों से। ठीक है, तो देखो प्रश्न कहां से बनता है, उत्तराखंड के सर्वाधिक प्राचीन निवासी कौन है? कोल, ये आपको पता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक प्राचीन निवासी कौन है, तब भी कोल है। यदि प्रश्न पूछेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड के सर्वाधिक प्राचीन निवासी कौन है, तब हो जाएगा किरात। ठीक है, बस यही अंतर है, इसलिए मैंने आपको ये लिखा है यहाँ पर। अब देखो साहित्यिक स्रोतों में इनका नाम क्या मिलता है? मुंडे या सबर, अनार्यों के समान थे। ठीक है, कुमार कुमारी गृह प्रथा इनमें प्रचलित थी, और साथ ही इनमें देखो प्रकृति के पुजारी थे। मतलब जो सैंधव सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनके समान इसमें कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के समान इनमें समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे इनमें प्रकृति के पुजारी थे, प्रकृति पूजा। ठीक है, मातृ पूजा। ठीक है, वृक्ष पूजा थी एक, और देवी पूजा। ठीक है, देवी पूजा और लिंग पूजा, ये इनमें प्रचलित था। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं इनकी थी। कोल आपका कंप्लीट हो गया। कोलों में देखो सर्वाधिक प्राचीन निवासी हैं, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार भी सर्वाधिक प्राचीन निवासी कौन है? कोल है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आदि निवासी कौन है उत्तराखंड के? किरात हैं। साहित्यिक स्रोतों में इनको मुंडे या सबर कहा गया है। अनार्यों के समान थे। ठीक है, कुमार कुमारी गृह प्रथा इनमें प्रचलित थी, और प्रकृति पूजा, प्रकृति के पुजारी थे। ठीक है, वृक्ष पूजा ही करते थे, देवी पूजा ही करते थे, साथ ही लिंग पूजा में भी ये विश्वास रखते थे। ठीक है, तो कोल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं किरात। किरातों को देखो कीर भी कहा जाता है, किन्नर भी कहा जाता है। ठीक है, और कीर पुरुष, कीर पुरुष भी इनको कहा जाता है। ठीक है, कीर या फिर किन्नर या फिर कीर पुरुष इनको कहा गया है। ठीक है, और स्कंद पुराण के केदार खंड में, अब मैं सीधा केदार खंड लिखूंगा तो आपने समझ जाना। ठीक है, केदार खंड में इनको क्या कहा गया है? भिल्ल। अब नाम से लग रहा है भिल्ल मतलब बहुत तगड़ी कद काठी के होंगे, बहुत लंबे चौड़े एकदम। ठीक है, तगड़ी कद काठी के होंगे, तभी इनको क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया। ठीक है, देखो किरातों को ही कीर, किन्नर या फिर कीर पुरुष कहा गया है, और केदार खंड में इन्हें क्या कहा गया है? भिल्ल नाम से संबोधित किया गया है। अब इस पॉइंट को दोबारा लिखने की आवश्यकता तो है नहीं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कौन है? किरात ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपने यहीं पर इसको याद रख लेना। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जो किरात है वो उत्तराखंड की सर्वाधिक पूरा प्रजाति है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की सर्वाधिक पूरा प्रजाति वास्तविक रूप से कौन है? कोल है। ठीक है, इनमें देखो इनका प्रिय भोजन क्या है? सबसे पहले मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है, प्रश्न बनाया पहले। ठीक है, उत्तराखंड की कौन सी पूरा प्रजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है? तो कौन सी है? किरात है। ठीक है, किरात मंगोलों से संबंधित है। इनका प्रिय भोजन, ठीक है, प्रिय भोजन क्या है? सत्तू। ठीक है, प्रिय भोजन इनका सत्तू है। ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। बहुदेववाद के समर्थक थे। ठीक है, बहुदेववाद के समर्थक थे, मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा में ये विश्वास रखते थे। ठीक है, बहुदेववाद मतलब क्या हो गया? बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा में ये विश्वास रखते थे। लेकिन इनके आराध्य देव कौन थे? आराध्य देव कौन थे? शिव। ठीक है, आराध्य देव कौन थे इनके? शिव थे। और साथ ही इनमें सामाजिक कठोरता का अभाव था। सामाजिक कठोरता का अभाव। ठीक है, मतलब अपने मामा मामा के जो बेटे बेटियां होते हैं उनसे भी ये शादी ब्याह रचा लेते थे। बहुत सामान्य सा इनका सामाजिक जीवन था। ठीक है, बिल्कुल भी कठोरता उसमें नहीं थी। तो देखो किरात जो कि इन्हें किस नाम से संबोधित किया गया केदार खंड में? भिल्ल नाम से। जबकि इनके अन्य नाम क्या है? कीर या फिर किन्नर या फिर कीर पुरुष। ठीक है, ये सब इन्हीं के नाम है। मंगोल प्रजाति से संबंधित है, और प्रिय भोजन क्या है इनका? सत्तू है। ठीक है, बहुदेववाद के समर्थक थे किरात। इनके आराध्य देव कौन थे? शिव, यानी कि शिव की आराधना करते थे, लेकिन अन्य देवी देवताओं पर भी विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं है कि केवल शिव को मानते थे। शिव इनके श्रेष्ठ देवता थे। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, देवता तो हर किसी को मानते हैं, लेकिन एक क्या होते हैं? इष्ट देवता होते हैं। कहीं पर कोई, कहीं पर कोई, जो स्थानीय देवता होते हैं। ठीक है, इष्ट देवता। ऐसे इनके जो प्रमुख देवता थे, आराध्य देव कौन थे? शिव थे, लेकिन अन्य देवताओं को भी उतना ही मानते थे। ठीक है,
बाकी देखो सामाजिक कठोरता का अभाव था, यहाँ पर बिल्कुल भी सामाजिक कठोरता नहीं थी। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। पोल आपने देखा, कुछ एक आध प्रश्न जो बनते हैं मैंने आपको समझा दिए प्रश्न कैसे बनेगा। किरात आपने देखा, जो प्रश्न बनते हैं आप समझ गए कि प्रश्न कैसे बनेगा। अब हम देखेंगे खस। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो जातियों में है, पूरा प्रजातियों में कौन है? खस जाति। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसको नोट कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इस तरह से आप भले ही कॉपी में ना बनाए, लेकिन इसको आप अलग अलग इस तरह से लाइन से लिख सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर फैक्ट नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो अन्य किताबों में इसको थोड़ा बहुत रिवीजन अन्य चीजों में कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अब है खस। ठीक है, इनका जो वर्णन मिलता है, एक तो विभिन्न साहित्य में मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप सभी का नाम याद रखो। ठीक है, विभिन्न साहित्य में इनका वर्णन मिलता है, प्लस महाभारत। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व में इनका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व से ज्ञात होता है कि महाभारत का युद्ध लड़े थे। ठीक है, महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़े थे। ठीक है, युद्ध कौरवों की ओर से लड़े थे। हालांकि कहीं पर आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको याद रखने के लिए होता है। ठीक है, विभिन्न साहित्य के साथ साथ महाभारत के सभा पर्व में भी खसों का वर्णन मिलता है, और ये भी ज्ञात होता है कि खस जो प्रजाति है, ये महाभारत का युद्ध किसके ओर से लड़ी थी, किस पक्ष से लड़ी थी? कौरवों की पक्ष से लड़ी थी। ठीक है, अब देखो इसमें जो अगला फैक्ट है इनका, इनमें कुछ सामाजिक प्रथाएं प्रचलित है, लेकिन उससे पहले जानते देखो इनमें ये क्या थे? वीर योद्धा थे। वीर योद्धा थे। ठीक है, जाति भेद का प्रचलन नहीं था, का प्रचलन नहीं था। खसों में जाति भेद प्रचलित नहीं था। सोचो मतलब कितनी बड़ी बात है कि जब मानव विकसित ही हो रहा था उस काल में, ठीक है, जाति भेद का प्रचलन नहीं था, जो कि आज के समाज के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। ठीक है, ये तब प्रचलित नहीं था। वीर योद्धा थे, मतलब वीर तो थे खस। ठीक है, और जाति भेद का इनमें बिल्कुल भी प्रचलन नहीं था। इनकी वीरता का प्रमाण ये भी है कि बाद में जब कालांतर में इन्होंने वीणाचंद को परास्त करके कुछ समय के लिए चंद वंश का जो राजधानी है उस पर भी कब्जा किया था, जिसे बाद में वीरचंद ने छुटाया था। अभी हम देखेंगे आगे जब चंद काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वीर योद्धा थे, साथ ही इनमें जाति भेद का प्रचलन नहीं था। तो क्वेश्चन बनता है कि किस पूरा प्रजाति में जाति भेद का प्रचलन नहीं था? किस में नहीं था? देखो खसों में नहीं था। ठीक है, कौन सी प्रजाति वीर योद्धा थी, मतलब लड़ने में सबसे ज्यादा वीर कौन थे? खस थे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखने दोनों फैक्ट। इनके समाज की देखो कुछ जो प्रथाएं हैं, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथाएं। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि आपको देखो प्रयास मेरा यही रहेगा कि आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर समझा सकूं। ठीक है, फिर भी यदि आपको लगता है कि कभी तेज हो रहा है या फिर कभी समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस चीज को मुझे कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। तो अगली क्लास में या फिर जब भी समय लगेगा मैं उसको आपको समझाने का पुनः प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हालांकि कोशिश यही है कि आप लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा ऐसा बोलने का। एक बार में आप लोग समझ रहे होंगे, बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं इंटर लेवल, कम से कम आप मतलब न्यूनतम इंटर तक की शिक्षा तो सभी ग्रहण किए हैं। ठीक है, इसलिए आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, जबकि अभी आगे अन्य जो चीजें आएंगी, कहीं पर देखो डायरेक्ट लिखाने वाला भी आएगा। अब राजा महाराजा आएंगे, वहां पर केवल लिखाना होगा, तो वो मैं लिखाऊंगा भी आपको डायरेक्ट में। ठीक है, इन चीजों को हम जितना तोड़ के पढ़ सकते हैं वो हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इनको जितना हम तोड़ के पढ़ेंगे उतना हम बेहतर याद कर सकते हैं, और हमें अलग अलग फैक्ट भी मिल जाता है। नहीं तो खिचड़ी सा बन जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, इनमें जो प्रथाएं थी उनमें सबसे पहली प्रथा थी एक घर जवाई। मतलब इनमें जो लड़की की शादी होती थी तो बारात लड़की की जाती थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा देखो जेठो, तीसरी थी झटेला, और एक थी टेकुआ। टेकुआ प्रथा, ये चार प्रथाएं थी इनमें। ठीक है, कौन कौन सी प्रथाएं थी? एक घर जवाई। ठीक है, यहां से आप लोग देख लीजिएगा, घर जवाई प्रथा थी। इसमें तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, घर जवाई प्रथा आप सभी जानते हैं। ठीक है, जेंठो प्रथा थी एक, झटेला प्रथा थी। ठीक है, ये सटेला हो गया, झटेला हो गया। ठीक है, झटेला, झौ बनेगा झौ। ठीक है, झटेला, और फिर क्या है? टेकुआ। कौन कौन सी हो गई?
घर जवाई, जेठो, झटेला और टेकुआ, ये 4 प्रथाएं किस में थी? खसों में। कौन कौन सी? घर जवाई, जेठो, झटेला और टेकुआ, ये 4 प्रथाएं हो गई। देखो जेठो प्रथा क्या थी? संपत्ति जो होती थी, संपत्ति में बड़े पुत्र को ज्यादा हिस्सा, बस। जेठो मतलब ज्येष्ठ, ठीक है, समझना सिंपल है। जेठो मतलब क्या होता है? ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़ा पुत्र है, पारिवारिक संपत्ति में उसको ज्यादा अधिकार मिलता था, ठीक है, ज्यादा हिस्सा उसको मिलता था। ये क्या हो जाएगी? आपकी जेठो प्रथा। अब दूसरी जो प्रथा है कौन सी है? झटेला प्रथा। झटेला क्या होता था? देखो, जो पहली शादी हुई, पति मर गया, उसने दोबारा से शादी कर ली, ठीक है, तो उसका जो पहले पति से उत्पन्न पुत्र था उसको क्या कहा जाता? झटेला। मतलब पुत्र या फिर पुत्री यानी कि संतान, ठीक है, पहले पति से उत्पन्न संतान, ये क्या हो जाएगी? झटेला हो जाएगी। उसको क्या कहा जाता? झटेला कहा जाता, ठीक है। पहले यदि किसी स्त्री की, किसी महिला की, किसी लड़की की शादी हुई, ठीक है, उसके पश्चात उसके पति की किसी कारणवश मृत्यु हो गई या फिर मतलब कोई भी कारण हो, वो दोनों अलग हो गए, तो उस परिस्थिति में जब वो दूसरा ब्याह करेगी, उसका जो पहले पति है, ठीक है, उससे उत्पन्न पुत्र या फिर पुत्री, वो जो संतान है, उनको क्या कहा जाएगा? झटेला। ये क्या थी? झटेला प्रथा। टेकुआ प्रथा क्या थी? इसके अंतर्गत कोई विधवा, ठीक है, कोई विधवा वैध या अवैध रूप से, ठीक है, किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष को साथ रख सकते थे, ठीक है। कोई भी विधवा वैध या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को साथ रख सकती थी, तो ये क्या होती थी? टेकुआ प्रथा। लेकिन इसमें होता क्या था? माना उसका जो पहला पति है, उससे उत्पन्न जो संतान है, वंश उसी के अनुसार चलता था, ठीक है, इसके अनुसार नहीं चलता था। मतलब जो पुत्र का महत्व है, वो पहली संतान, जो पहले पति से उत्पन्न पुत्र है, उसी का ज्यादा महत्व इसमें रहता था, ठीक है। टेकुआ प्रथा, जो कि कोई भी विधवा, ठीक है, वैध या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने साथ रख सकती थी। इन चीजों से देखो, एक चीज आपको इसमें नजर आएगी कि महिलाओं की स्थिति यहाँ पर अच्छी रही होगी, उन्हें ये अधिकार थे, उन्हें विधवा विवाह मतलब विधवा पुनर्विवाह का भी एक हिसाब से यहाँ पर अधिकार था, देखो, ठीक है। तो किसी भी रूप में, वैध रूप से क्या हुआ? मतलब विधवा पुनर्विवाह, और अवैध रूप से देखो, ठीक है, अवैध ही हो गया, लेकिन वैध रूप से क्या हुआ? मतलब विधवा पुनर्विवाह भी यहाँ पर प्रचलित था। तो एक पॉइंट और लिख लो, किस पूरा प्रजाति में विधवा विवाह प्रचलित था? विधवा विवाह का प्रचलन, ठीक है, ये भी इन प्रजाति में प्रचलित था। इसके लिए बाद में अंग्रेजों के समय में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उनके द्वारा कितना संघर्ष किया गया था। लेकिन ये चीज देखो, हमारे समाज में पहले ही विद्यमान थी, वो भी तब जब मानव विकसित हो रहा था, ठीक है, जब मानव मतलब इतना ज्यादा ना पढ़ा लिखा था, इतना ज्यादा मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी का भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इन चीजों का आभास था, उसे कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्वतंत्रता के संबंध में आभास था। कालांतर में हालांकि महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और मुगल काल आते आते महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा ही दयनीय हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे फिर समाज सुधारक आए, उनके द्वारा प्रयास किए गए, ठीक है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के। बीच में जो प्रथाएं प्रचलित थी, सती प्रथा, ठीक है, और दहेज प्रथा, जो कि अब भी, सती प्रथा हालांकि देखने को नहीं मिलती, लेकिन दहेज प्रथा अब भी क्या, एक अभिशाप है समाज के लिए, ठीक है, क्योंकि और सबसे ज्यादा पता है क्या होता है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा दहेज लेते हैं। सबसे ज्यादा जो बुरा इस चीज का लगता है कि जो समाज का जो तबका पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद जब नौकरी लगते हैं, उनकी पहली डिमांड ही रहती है कि उन्हें गाड़ी चाहिए, जबकि उन्हें किसी न किसी रूप में सपोर्ट करना चाहिए, बजाय ऐसी डिमांड करने की, ठीक है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप लोग कभी बढ़ावा मत दें। मतलब जो ऐसी गलत कुरीतियां व्याप्त हैं समाज में, अपने स्तर से आप स्वयं से प्रयास कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके प्रयास से देश सुधर जाएगा, लेकिन आपके प्रयास से आप स्वयं को बदल सकते हैं, एक व्यक्ति तो बदल सकता है, ठीक है। तो दो चीजें देखो, इस तरह की प्रथाओं में कभी अपना बिल्कुल कोई मत नहीं रखना है, आपने स्वयं इससे दूर रहना है। और दूसरा क्या है? दूसरा, आपने देखो, कभी भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो भ्रष्टाचार आपने बिल्कुल नहीं करना है वहां पर जाके, ठीक है, क्योंकि
आप किसी भी विभाग में जाओगे वहां पर आपको लोग जो मिलेंगे, ठीक है, वहां पर जो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, इस तरह से जो प्रताड़ित होते हैं ना, वो लोग आते हैं। किसी की वृद्धावस्था पेंशन लगाने और यहाँ अधिकारी उससे भी पैसे ले लेते हैं। वो बेचारा खुद अपनी पेंशन 1500 रुपये मिलती है उसको, उसको लगाने के लिए उसको 2000 रुपये घूस देनी पड़ती है। मतलब सोचो क्या उन्हें लगता होगा ऐसा। तो ये चीजें आप अपने मन में ना रखें कभी भी, ठीक है। इन चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा और प्रयास कीजिएगा जब आप किसी डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है, आप राज्य सरकार को सर्व करते हैं, तो आप एक अच्छा व्यक्तित्व अपना दिखाएं, ठीक है, और हमेशा लोगों की मदद करने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये जो 4 प्रथाएं थी, इसमें घर जमाई, जेठो, जटिला और टेकुआ प्रथा। इसके अलावा इनमें एक और प्रथा थी, देवदासी प्रकार की प्रथा थी, ठीक है। देवदासी प्रथा जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, उसी के समान एक प्रथा थी। उसमें क्या होता है, परिवार की जो पहली लड़की यानी कि बड़ी पुत्री होती थी, उसको मंदिर में दान कर देते थे, ठीक है, देव की दासी के रूप में, यानी कि वो देवताओं की सेवा के लिए, ठीक है। देवदासी के रूप में उसको दान कर देते थे। तो ये प्रथा भी किस में प्रचलित थी, खसों में प्रचलित थी। तो खसों की जो मुख्य प्रथाएं होगी, देखो, घर जवाई प्रथा, जेठो प्रथा, जटिला प्रथा और टेकवा प्रथा। साथ ही एक कौन सी प्रथा है, देवदासी प्रथा, ठीक है, देवदासी प्रथा, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये प्रथाएं हो गई खस, इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। और खसों को यहां पर लिख देता हूं, 1885 में शूद्र वर्ग में शामिल किया गया, ठीक है। जो खस प्रजाति है, इनको 1885 में शूद्र वर्ग में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये खसों के बारे में। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, 1885 भी आपको नहीं बोलेगा, आपको क्या बोलेगा, औपनिवेशिक काल में निम्न में से किस पूरा प्रजाति को शूद्र वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया था। अब आपके मन में आना चाहिए कि 1947 में हम आजाद हुए हैं, तो उससे पहले का जो हमारा काल रहा है वो लगभग 200 वर्ष का, वो कौन सा है, औपनिवेशिक काल रहा है, ठीक है, यानी कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो उस काल में, उसी काल में 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया गया है, ठीक है। ये करेक्ट हो गया आपका। बाकी खसों के बारे में जो विभिन्न चीजें हैं आपने जानी, खसों की सामाजिक प्रथाएं हमने देखी, ठीक है। विधवा विवाह का प्रचलन यहाँ पर था, मतलब बहुत ज्यादा समझदार थे, वीर योद्धा भी थे। देखो, जाति भेद का भी इनमें प्रचलन नहीं था, विधवा पुनर्विवाह भी इनमें था, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो कुरीतियां हैं, ये सब क्या हुई, बाद में समाज में व्याप्त हुई, जबकि प्राचीन समाज में ऐसी कोई भी कुरीतियां नहीं थी, ठीक है। ये हमने किरातों के बारे में जाना और ये कोल के बारे में जाना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुलिंद राजवंश के बारे में, ठीक है। बाकी जो अन्य अभिलेखी साक्ष्य हैं, जिस जिस काल में हमें मिलते रहेंगे, मतलब जिस जिस काल में आते रहेंगे, वहां पर हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जरूरी नहीं कि हम उनको बीच बीच में ऐसे एक बार सेपरेटली पढ़ें, फिर साथ में उसके टॉपिक के साथ भी पढ़ें, ठीक है। तो सीधा हम किस में आ गए हैं, कुलिंद राजवंश में। तो देखो, बहुत तेजी से आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है, तो जरूरी है आप लोग रिविजन ज्यादा से ज्यादा रखिए और अपनी तरफ से पूरा 100% दीजिएगा, ठीक है। और जो भी कुछ विरोधी हैं, उनको आप लोगों ने भी जवाब देना है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी जरूर मेरा भी सहयोग कीजिएगा और अपनी तैयारी भी करिए, ठीक है। तो कुलिंद राजवंश, देखो, इसको बोला था उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश। राजनीतिक वंश या फिर शक्ति, ठीक है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ऐसा तो माना जाता है, जो उसकी मुद्राएं मिली हैं उसके आधार पर यह अनुमान तो लगाया गया है कि इसने क्या किया होगा, शासन किया होगा, लेकिन ऐसा कोई लिखित साक्ष्य नहीं है कि इन्होंने शासन किया था। तो ऐतिहासिक चीजें वो क्या आता है, जिसका हमें लिखित साक्ष्य होता है, ठीक है। इतिहास जब आप पढ़ते हैं, जब हम राष्ट्र जो मतलब भारत का इतिहास है उसको देखेंगे, तो 3 भागों में देखेंगे। एक प्रागैतिहासिक काल होता है, ठीक है, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, ठीक है, एक होता है आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, ठीक है, और एक क्या होता है, ऐतिहासिक काल। इनकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पर केवल मानव, जो हमने कल गुफाएं इत्यादि पढ़ी थी, ऐसे ही कंदराओं में रहता था, ठीक है। और जो चित्र हैं वहीं से उसके प्राप्त हुए, उसके पास कोई
अपने हथियार नहीं थे, पत्थर को वो हथियार बनाता या फिर जीव जंतुओं की हड्डियों को या फिर जीवों के सींग इत्यादि को अपना हथियार बनाता था। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ की हैं? प्रागैतिहासिक काल की हैं। जब आद्य ऐतिहासिक काल आता है तो इस काल में मानव लिखना तो सीख गया, लेकिन हम उसे नहीं पढ़ पाए। वो तो पढ़ता हुआ ना, उस काल में उसने जो अपने लिए कोई लिपि विकसित की उसको वो पढ़ने में सक्षम था, लेकिन हम नहीं पढ़ पाए उसको आज तक का, यानी कि इतिहासकार नहीं पढ़ पाए। ठीक है, हमसे मतलब है इतिहासकारों से, इतिहासकार उसको आज तक नहीं पढ़ पाए। ये इसकी विशेषता आद्य ऐतिहासिक काल की। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वहां से हमें भाव चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है, लेकिन वो पढ़ी नहीं गई आज तक का। ठीक है, तो उससे यदि वो पढ़ी जाएगी तो सिंधु घाटी सभ्यता को और बेहतर समझा जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए केवल अब जो वहां से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्ष साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर ही उसका इतिहास लिखा जाता है। तो ये कौन सा हो गया? ऐसा ही आद्य ऐतिहासिक काल, जहां पर लिखा तो है मानव ने, लेकिन इतिहासकार उसको पढ़ने में अभी तक असफल रहे हैं। ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसका क्या होता है? साहित्यिक स्रोत होता है, साहित्यिक वर्णन जिसका मिलता है हमको, वो क्या होता है? ऐतिहासिक काल। तो हमें कत्यूरियों का, जो कत्यूरी वंश है, ठीक है, इनका हमें पूरा साहित्यिक वर्णन मिलता है। इसलिए क्या है, ये ऐतिहासिक काल में आते हैं, क्योंकि हमें इसका लिखित सामग्री मिली है और उसको पढ़ भी लिया। लेकिन जो उत्तराखंड का कुड़िंद राजवंश है, इसके संबंध में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए उत्तराखंड का पहला राजवंश तो है, लेकिन पहला ऐतिहासिक राजवंश नहीं है। पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा हो जाएगा? कत्यूरी वंश, क्योंकि इसका इतिहास मिला है जिसको हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, ये आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं, देखो उत्तराखंड को जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है कुड़िंद कत्यूरी है, और जो उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश है, यानी कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली जो पहली शक्ति है, वो कौन सी है? कुड़िंद। उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली शक्ति कुड़िंद, पहला राजवंश कुड़िंद, और पहला ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी या फिर कार्तिकेयपुर। ठीक है, कार्तिकेयपुर भी उसी का नाम है, उसको हम अगली क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश कुड़िंद हो गया। कुड़िंदों का जो स्रोत है मुख्यतः मुद्राएं हैं। स्रोत क्या है? मुख्यतः क्या है? मुद्राएं हैं। ठीक है, मुख्यतः क्या है? मुद्राएं हैं। जहां जहां से मुद्राएं मिली, तो इतिहासकारों ने माना कि वहां तक का कुड़िंद राज्य का विस्तार होगा। तो कुड़िंद मुद्राएं भी दो भागों में मिली हैं, एक है पूर्ववर्ती कुड़िंद मुद्राएं, एक है परवर्ती। पूर्ववर्ती में केवल कुलिंद नाम का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो परवर्ती है उसमें जारी करने वाले व्यक्ति का नाम भी है। जो वो व्यक्ति का नाम है, उसी के आधार पर उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है, ये माना गया है कि कुड़िंद काल एक राजवंश की तरह चला होगा। ठीक है, देखते हैं कुड़िंद के जो अन्य स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखो, इसकी जो यहाँ हिमालय से लेकर, हिमालय की तलहटी से लेकर, ठीक है, हिमालय की तलहटी, कुड़िंद मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई? हिमालय की तलहटी उत्तर में। ठीक है, जो पश्चिम में कहां तक है, जो पूर्व में कहां तक है? काली नदी तक। काली नदी पूर्व में हो जाएगी। ठीक है, पूर्व में हो जाएगी। और पश्चिम में कहां तक है? सतलज नदी तक। सतलज नदी पश्चिम में हो जाएगी। ठीक है, और दक्षिण में कहां तक है? ये है सहारनपुर तक। तो इस एरिया में कुड़िंदों की जो मुद्राएं हैं वो फैली हुई मिली हैं। ठीक है, कुड़िंद राजवंश की पहली राजधानी क्या थी? राजधानी इनकी अलग अलग समय पर अलग अलग राजधानियां रही हैं, जिसमें पहली राजधानी थी श्रीनगर। ठीक है, सुबाहुपुर भी यहाँ पर सुबाहु का राजवंश था। ठीक है, इस तरह से तो श्रीनगर इनकी पहली राजधानी थी। उसके पश्चात कौन कौन सी? देखो, कालकोट, यानी कि कालसी हो गया। ठीक है, कालकोट थी। फिर देखो शत्रुघ्न नगर, शत्रुघ्न नगर, और अगली राजधानी कौन थी इनकी? बेहट। ठीक है, बेहट जो कि सहारनपुर में ही आता है। ठीक है, तो पहली राजधानी कौन सी थी? श्रीनगर। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कुड़िंद राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पहली राजधानी कौन सी थी इनकी? श्रीनगर थी। उसके पश्चात कालकोट, फिर शत्रुघ्न नगर, और फिर बेहट। ये इनकी राजधानियां रही हैं। इनका जो स्रोत है मुख्यतः मुद्राएं हैं, और जहां जहां से मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, हमने ये माना, इतिहासकारों ने ये माना कि कुड़िंद राजवंश वहां वहां राजा शासन कर रहा था। ठीक है, देखो कुड़िंदों का उल्लेख कहां पर मिलता है? महाभारत में भी इनका उल्लेख मिलता है। महाभारत में उल्लेख मिलता है।
ठीक है। और इनको क्या कहा गया, द्विज। ठीक है, कुड़िंदों को क्या कहा गया महाभारत में, द्विज कहा गया है। अभी आप ईओ का पेपर देखोगे जो 26 नवंबर को हुआ था, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि महाभारत में कुड़िंदों को किस नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न बन चुका है, केवल ईओ का पेपर नहीं, पहले भी कई सारे प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न आ चुका है कि कुड़िंदों को महाभारत में किस नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, द्विज नाम से। ठीक है, द्विज नाम से इनको संबोधित किया गया है। देखो महाभारत में उल्लेख किस रूप में मिलता है, द्विज के रूप में मिलता है। राजधानी क्या क्या है इनकी, श्रीनगर, कालकूट, शत्रुघ्न नगर और बेहट। ठीक है, और स्रोत क्या है, मुख्यतः मुद्राएं हैं। और उत्तराखंड की क्या है, पहला राजनीतिक वंश है, यानी कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला जो पहला वंश है कौन सा है, कुड़िंद राजवंश। लेकिन पहली ऐतिहासिक राजवंश यदि चर्चा करेंगे जिसका लिखित साक्ष्य हमें मिला है वो कौन है, कत्यूरी। इनका हमें लिखित मिला है इसलिए पहला ऐतिहासिक राजवंश हो जाएगा। ठीक है, देखो कुड़िंद मुद्राएं, कुड़िंद मुद्राएं, इनकी विशेषता क्या है, एक तो ये धातु क्या क्या इनमें प्रयुक्त हुई है, रजत प्लस ताम्र, यानी कि तांबा और चांदी धातु इसमें प्रयुक्त हुई है। ठीक है, इनकी लिपि क्या है, लिपि, इनकी लिपि है ब्राह्मी प्लस खरोष्ठी। ठीक है, ये दो लिपियां इसमें प्रयुक्त हुई हैं। कोई कोई ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों में, और कुछ ब्राह्मी में कुछ खरोष्ठी में, अलग अलग भी है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। देखो कुड़िंद मुद्राओं की विशेषता क्या, एक तो धातु क्या इनमें प्रयुक्त हुई है, रजत और ताम्र धातु इनमें प्रयुक्त हुई है। ठीक है, कुछ ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और कुछ खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। इनका महत्व क्यों है, कुड़िंद मुद्राओं से हमें क्या जानने को मिलता है, एक इनका राज्य विस्तार, राज्य की स्थिति कैसी रही होगी। ठीक है, और राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी रही होगी। ठीक है, और जो पूर्ववर्ती कुड़िंद मुद्राएं उनमें किसी राजा के बदले कुड़िंद का नाम का उल्लेख मिलता है, इससे ये आभास होता है कि कुड़िंद क्या था, जनपद रहा होगा एक। ठीक है, तो ये भी इसका अनुमान ये लगाया जाता है। तो देखो कहां कहां से प्राप्त हुई हैं कुड़िंद मुद्राएं, कहां से प्राप्त हुई हैं, एक है इसमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं, देहरादून से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा देहरादून। ठीक है, भैड़ा गांव से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, भैड़ा गांव से प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ देखो लुधियाना के समीप सुनेत से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, लुधियाना, ठीक है, सुनेत से प्राप्त हुई हैं लुधियाना के समीप। और इसके अलावा करनाल से प्राप्त हुई हैं, करनाल से। ठीक है, और सहारनपुर के समीप क्या है, बेहट, बेहट सहारनपुर से भी ये प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे स्थल नहीं पूछेगा आपसे। तो आपने इसमें जो अभी हम पढ़ेंगे कुड़िंद मुद्राओं के प्रकार, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही रहेगा। ठीक है, कुड़िंद मुद्राओं के प्रकार, जो कि हम कल की क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। आज हमारा टॉपिक बस समाप्त ही होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए अभी होमवर्क भी देना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो सुमाड़ी से भी इनकी मिली है मुद्राएं, सुमाड़ी जो कि श्रीनगर में पड़ता है। ठीक है, मतलब पौड़ी गढ़वाल में आता है, सुमाड़ी से प्राप्त हुई है। साथ ही देखो खतियूड़ जो कि टिहरी में पड़ता है। ठीक है, और अठूड़ ये भी कहाँ पड़ता है, टिहरी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से भी इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यानी कि देखो ये सब क्या है, हिमालय की तलहटी, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ठीक है ये पश्चिम हो गया, और पूर्व में काली नदी, यानी कि यहाँ पर कतियूर घाटी भी इसमें शामिल है। ठीक है, कतियूर घाटी, कतियूर घाटी जो कि कहाँ पड़ गई, अल्मोड़ा में आ गई। ठीक है, तो ये भी इसमें क्या है, शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये स्थल है इसके जहाँ से कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, बाकी हमने देखा महाभारत में इनका उल्लेख द्विज के रूप में मिलता है। राजधानी इनकी श्रीनगर है, दूसरी राजधानी कालकूट, उसके पश्चात इन्होंने फिर राजधानी बदली, कहाँ पहुंचे, शत्रुघ्न नगर, उसके पश्चात फिर बेहट में। ठीक है, और इनका जो जानकारी का स्रोत है मुख्यतः मुद्राएं इनकी स्रोत है। उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश इनको माना जाता है। क्यों माना जाता है ये हम जान चुके हैं, क्योंकि इनका लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है, केवल मुद्राएं प्राप्त हुई है। देखो अब मुद्राएं यदि हम पहले पढ़ लेते, अभी हमें पुनः पढ़नी पड़ती। ठीक है, तो इसलिए मुद्राएं हम यहीं पर देख रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारा कुड़िंद भी चल रहा है। कुड़िंद का आधार ही मुद्रा है। कुड़िंद के बारे में कुछ भी जाने तो केवल और केवल हमारे पास मुद्रा ही एक साक्ष्य, अन्य कोई भी साक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो कुड़िंद मुद्राएं जो कि धातु इनमें क्या है, रजत और ताम्र धातु है, यानी कि चांदी और तांबे की है। लिपि क्या है इनकी, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है। कहाँ कहाँ से मिली है,
अल्मोड़ा में कत्यूर घाटी से, ठीक है, देहरादून से, भेड़ागांव से, लुधियाना से, जो कि सुनेत, ठीक है, सुनेत लुधियाना से, करनाल से, बेहट सहारनपुर से, सुमाड़ी से, थत्यूड़ से और अठूड़ से, ठीक है। ये सब कहाँ से मिली है? कुड़िंद काल की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा कुड़िंद मुद्राओं के प्रकार। अब है आपके लिए सबसे बड़ा जो आपकी मेहनत के लिए है, ये क्या है? होमवर्क, ठीक है। ये आपने स्वयं घर पर तैयार करना है और प्रतिदिन करिएगा। जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ आप रोजाना उसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। उससे आप ही को फायदा होगा और आप ही की तैयारी उससे बेहतर होने वाली है। जितना आप होमवर्क करेंगे, जितना आप बेहतरीन घर पे पढ़ते हैं, मैं केवल आपको चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी फैक्ट आपको मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी याद करना, रिवीजन करना और जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो आपका काम है। आप घर पे कैसी मेहनत कर रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज, यदि आपके पास सपना है, यदि आपको वाकई में सरकारी नौकरी करनी है, तो आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, जो मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दिया था एक पहले क्लास के लिए, तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि नौकरियों के अवसर 5,000 हैं, तैयारी करने वाले 5 लाख लोग हैं, ठीक है। तो आप जितना बेहतर तैयारी करेंगे उतना बेहतर ही आप एग्जाम निकाल पाएंगे, ठीक है। उतनी जल्दी आप एग्जाम निकाल पाएंगे। वरना 3-4 साल ऐसे ही पढ़े रहोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, एक आध किताबों के नाम आपको याद होंगे और ऐसे ही ज्ञान बांटते फिरोगे कि परीक्षा होने से कुछ नहीं आता है, तो आगे फिर वही हश्र होगा कंपनी में या फिर होटल में, ठीक है। कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए बेहतर है अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है। तो ये डोज भी हो गया आपके लिए। साथ ही होमवर्क में आपको देखो क्या करना है। आज का होमवर्क जो आपका रहेगा, अपने मन्नू भंडारी, ठीक है, रचना में मन्नू भंडारी और शैलेश मटियानी, शैलेश मटियानी, ठीक है, ये दो आपने कंप्लीट करने हैं। और मार्च के महत्वपूर्ण दिवस आपने देखने हैं। मार्च के महत्वपूर्ण दिवस आपने देखने, ठीक है। और साथ ही देखो अन्य चीजों में आप देखेंगे उत्तराखंड के संस्थान आपने पुनः देखने हैं, क्योंकि एक दिन में आपको याद नहीं हुए होंगे। उत्तराखंड के संस्थान और प्राचीन स्थलों के नाम, उत्तराखंड के जो कुछ प्राचीन नाम है स्थानों के, ठीक है, स्थानों के प्राचीन नाम। उत्तराखंड के जो कुछ स्थान है, जैसे माना कालसी है या फिर मुंशियारी है या फिर काशीपुर है, इनका प्राचीन नाम क्या रहा था, ये सब चीजें आपने पढ़नी है, ठीक है। ये स्वयं से, क्योंकि मैं लिखाऊंगा आपका 20 मिनट वेस्ट जाएगा, उतने देर में आप उनको याद भी कर लेंगे। एक बार अभी पढ़िए, कल पढ़िए, परसों पढ़िए, एक रिवीजन कीजिए, अगले संडे को आपको याद हो गया। कुछ करने की, याद करने की मत सोचो कभी भी। कभी भी आप पढ़ते हो तो याद करने के बजाय केवल पढ़ने की सोचो। किताब खोलो, बार बार देखो। जैसे मैंने आपको बोला था, मैप के सामने खड़े हो जाओ, आधा उत्तराखंड तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। सीमा सीमा कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये देखो आपका होमवर्क है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। आप 31 जनवरी तक इस लायक बन जाओ कि आप 70 नंबर ले आओ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मन्नू भंडारी आपने पढ़नी है आज, शैलेश मटियानी आपने पढ़ने। देखो इनके साथ ही हमारे 9 कवि, ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। मार्च के महत्वपूर्ण दिवस आपने देखने हैं, उत्तराखंड के संस्थान आपने देखने हैं और प्राचीन नाम आपने देखने हैं। साथ ही मैं आपको जो लाइव क्लास के लिए बोला था, ठीक है, तो कुछ बच्चों का भी आया है कमेंट, 5-6 लड़कों का, ठीक है, 5-6 बच्चों का आया है। तो प्रयास करूंगा अगले हफ्ते के आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण 20 से 30 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर, ठीक है। प्रतिदिन नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के आपके लिए शाम को या फिर कभी भी समय निर्धारित करके आपके मध्य में लाइव आऊंगा, ठीक है, जिसमें हम केवल प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आपके डाउट देखेंगे। बाकी कोई फालतू बात बिल्कुल हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। साथ ही पुरानी चीजें आपने रिवाइज करनी है सारी की सारी। पर्वत चोटियां, देखो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि ऊंचाई सही नहीं मिल रही है, जो परीक्षा वाणी में दी है वो सही ऊंचाई है, ठीक है। केवल आपने टॉप की 6-7 याद रखनी है, जो 7,000 से ऊपर है वो याद रखो। नीचे में आपको केवल एक पंचाचूली ध्यान रखनी, जो कि 6904 मीटर है। बाकी आप रहने दो, ठीक है। इतनी सारी आप याद नहीं कर पाओगे और इतना महत्वपूर्ण नहीं है वो। जो ऊपर की 4-5 है, कभी कभी मिलाने के लिए आता है या फिर उनका क्रम बताने के लिए आता है, तब आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ऊपर की ध्यान रखिए, नीचे की उतनी जो 7,000 से ऊपर है वो आप ध्यान रखेंगे, नीचे का कोई जरूरी नहीं है। साथ ही आपने दर्रे कंप्लीट करने, नदियां मैं आपको पूरी पढ़ा चुका हूँ, नदियों के किनारे शहर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ते रह रहे हैं,
ठीक है। और साथ ही आप लोगों ने एक और चीज ध्यान देना है, हिंदी में जो पर्यायवाची तद्भव तत्सम विलोम शब्द है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने स्तर से उसको तैयार कर रहे होंगे। तो जब लाइव क्लास में आऊंगा, प्रश्न आपको सारा होमवर्क और जो क्लास में मैं करा रहा हूँ यहीं से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें हिंदी का भी प्रश्न आएगा, क्योंकि हिंदी आपका होमवर्क है, वो प्रतिदिन का है, वो आपने अपने स्तर से कंप्लीट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।